ओ एवरीवन, शाओ तो अगले दिन तक उससे नाराज ही थी। वो बेचारा हैरान कि इसे हो क्या गया है। अभी तो नाराजगी को साइड पे रख के वुड्स वगैरह ही इसे काटने को कहने लगा था कि मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में वो फिर कंपनी पहुंच आया था। सो उसका ये आइडिया था कि वो डायरेक्टर से आकर विलेज लाइफ पे एक प्रोग्राम करने को कहता है, जहाँ पे उसने शाओ और मैंगुई दोनों को ही इनवाइट करने का कह दिया था। वो भी अग्री करते हैं कि ठीक है। जाते हुए सोंगसी को रिंग का ख्याल आता है कि वो इस वक्त इसके हाथ में थी ही नहीं। ये वापस कंपनी उसे ढूंढने पहुंचता है। एक्चुअली में वो अंकल जियांग के पास ही थी। सो वो हैरान कि इस छोटी सी चीज़ के लिए ये इतना परेशान क्यों था। चैन मू प्रोग्राम का बताने शाओ मू के पास से आया होता है कि ये तुम्हारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, सो इनकार मत करना। इसमें मैंगुई ने भी पार्टिसिपेट किया होना, वो भी फिर मान ही जाती है, लेकिन स्टिल इससे नाराज़ ही थी। इससे कोई भी खास बात नहीं करती। अंकल जियांग ने भी मैंगुई को मिलने के लिए बुलाया था। अब सोंगसी की रिंग जैसा इसे नेकलेस पहना देख के इन्हें अब शक तो होने लगता है कि ज़रूर इनके बीच कुछ हो रहा है। खैर, अभी इस बात को इग्नोर करके इसे प्रोग्राम का ही बताने लगते हैं कि तुम्हें हर हाल में वो अटेंड करना है, वहाँ पे शाओ भी होगी। अब ये भी मना कैसे कर पाती। सॉन्ग जब इससे मिलने आता है तो ये थोड़ी सी अपसेट थी कि मेरा दिल शाओ के साथ काम करने को बिल्कुल नहीं कर रहा, पर वो उसे चेयर्स करता है कि कोई नहीं, तुम बस अपना मूड तो ठीक करो। सो नेक्स्ट ये सभी विलेज पहुंच आए थे, जहाँ पे इन्होंने अब कुछ दिन स्टे भी करना था। पैंग पे जो कि शाओ का ड्राइवर है, मैंगुई को देख के चुपने लगता है। अब ऐसा क्यों वो तो बाद में ही पता चलेगा ना। इसकी निस्बत शाओ काफ़ी पावरफुल होती है। वो तो लगेज वगैरह इसका भी उठाने में इसकी हेल्प कर देती है। ये भी हैरान ही थी और साथ में उससे काफ़ी इम्प्रेस भी होती है। सॉन्ग तो शो का होस्ट ही बन के आया था। उसे देख के ये सरप्राइज और बाद में पूछने भी लगी थी कि तुम इधर क्या करने आए हो, तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए ही तो मैं अब आया हूँ। अब पर ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता था। अब इनकी बातें जो कि शाओ और चैनमू ने सुननी थी, उन्हें तो पता चल जाता है कि ये डेट कर रहे हैं। सोंगसी ने तो इसको ये बात किसी को भी ना बताने के लिए वार्न कर दिया था कि वरना फिर मैंने भी सबको बता देना है कि तुम और शाओ भी रिलेशनशिप में हो। इन दोनों ने आज सेम ड्रेसिंग की थी। सोंगसी जानबूझ के जब शाओ के क्लोज आने की कोशिश करता है तो तब चैनमू का तो जलन के मारे बुरा हाल। रात को जिस कॉकरोच से मैंगुई डर गई थी, उससे तो सॉन्ग से भी डर जाता है। वेल, शाओ ने तो आसानी से इसे मार ही दिया था और साथ में रात को अपनी तरफ ही इसने उसे स्टे करने का कह दिया था। अब उसे सोते देख के मैंगुई तो अपनी बहन इस वक्त बहुत ही प्यारी लगती है। वो थी ही सही ना। जहाँ इसे किचन का कुछ काम नहीं आता था, वहाँ पे शाओ उसे करने में एकदम एक्सपर्ट। ये तो किचन में फिर धमाका करके ही बाहर भागती है। शाओ को उसकी फिक्र होने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो। चैन मुझसे अभी तक ये ठीक से बात नहीं कर रही होती। दोनों ने अभी फिशिंग करने जाना था, पर कैमरामैन को तो फिसल के गिरने की वजह से चोट ही आ जाती है, इसलिए वो तो वहाँ से चला गया था। सो उसके बगैर ही इन्होंने फिर फिश पकड़ने का डिसाइड कर लिया था। अब अचानक ही यहाँ पे रेन स्टार्ट होने की वजह से ये दोनों अब एक सेफ प्लेस पे जाके ही बैठ जाते हैं कि चलो यही सही मौका है। एक दूसरे के साथ गपशप करना स्टार्ट। वो सारी बातें भुला के इसे अपने बचपन के बारे में ही बताने लगती है, जो कि इसका बहुत ही अच्छा गुजरा था, इवन के बाबा के साथ भी। दैन इससे फिर इसके पेरेंट्स का पूछने लगती है। अब वो उसे बताने ही लगा था कि मेरी फैमिली और मैं, हम लोग मिलकर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे, पर अचानक एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तभी मेरे करंटली बाबा ने फिर मुझे अडॉप्ट किया। उन्हीं के एहसानात चुकाने के लिए ही मैं रिपोर्टर बना था। फिर देखो मेरी ज़िंदगी में तुम भी आ गई। तुमसे मिलना मैं वाकई में खुद को बहुत लकी समझता हूँ। उसने फाइनली उसे अपने लव की कन्फेशन कर ही ली थी कि क्या तुम मेरे साथ लाइफ बिताना चाहोगी। वो भी कहती है कि ऑफ कोर्स। एंड देन दोनों यहाँ पे किस कर लेते हैं। वैसे भी इन्वायरमेंट काफ़ी रोमांटिक भी हो गया था। मैंगुई को शाओ की बहुत फिक्र होने लगती है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। सोंगसी के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ पे ये बात तो सोंगसी ने भी नोटिस कर ही ली थी कि ऊपर से ये चाहे जितना शाओ से नाराज़ हो जाए, पर दिल से ये उसके लिए बहुत ही फिक्र करती है। और साथ में उसे ये भी कहने लगा था कि अब तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। वापिस आने पे मैंगुई इसे देख के थोड़ा सा गुस्सा भी करने लगी थी कि अगर बारिश होने लगी थी तो तुम लोग वापस आ जाते। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो फिर क्या। ये तो फ़ौरन से फिर अपनी बहन को हक कर लेती है कि कोई नहीं, मैं तो ठीक हूँ ना। दोनों में जो पहले दूरियां थी ना, तकरीबन वो अब ख़त्म ही होने लगी थी। जन्मू और शाओ भी खुशी थे। मैंगुई को काम करना नहीं आता था, तो ये फिर एक बहाने से उसकी हेल्प करने आ जाती है कि इस तरह उसे बुरा भी ना लगे। आज इन्होंने 50 पीपल्स का खाना बनाना था, जो कि इनका ये मिशन भी था।
और फिर फाइनली वो कंप्लीट हो ही जाता है। सो इस तरह इनका ये शो भी एंड हुआ। ना सिर्फ मैंगुई बल्कि शाओ और चैनमू भी वापस आ चुके थे। अगले प्रोग्राम का चैनमू को पता चलता है कि वो तो शाओ की बर्थडे वाले दिन ही है। वो इस बारे में इसे बता देता है और ये भी कि मैंने तुम्हारी बर्थडे डेट आईडी कार्ड पे देख ली थी। ये सुन के वो तो स्माइल करने लगती है। ये तो फिर अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट बाय करने चैनमू के साथ अगले दिन शॉपिंग करने ही आ चुकी थी। अपनी इतनी हेल्प करने पे वो तो फिर यहाँ पे उसे थैंक्स भी कहती है। देन ऑर्फनेज आंटी से मिलने आई थी जिन्होंने इसकी केयर की थी। उन्हें जब पता चलता है कि ये तो चैनमू के साथ डेट कर रही है तो साथ में उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, चलो अच्छा हो गया तुम्हारी लाइफ में भी कोई आया। इसने जब शाओ को आइज़ क्लोज करने का कहा था तो वो समझती है कि ये शायद मुझे किस करेगा, पर उसने ना सिर्फ एक क्यूट सा स्टफ टॉय इसे दिया था बल्कि अपनी मम्मी का नेकलेस भी इसे गिफ्ट कर देता है, जिसे लेके ये यहाँ पे बहुत ही खुश होती है। फाइनली उसका इसके साथ रहने का डिसीजन तो बहुत ही अच्छा गया। दोनों फिर शूट पे पहुँच आई थी। इसने शाओ के साथ मिलके बर्थडे यहीं पे ही सेलिब्रेट करने के लिए एक केक का भी अरेंज कर लिया था। अब जब शाओ फिर यहाँ पे अपना लाया गिफ्ट पेंगफे को देने आने को बुलाती है। अब यहाँ पे जैसे ही इसकी नज़र पेंगफे के शूज़ पे पड़ती है तो एकदम सरप्राइज से रह जाती है कि जिसने उस दिन मेरा एक्सीडेंट किया था तब इसने उसके शूज़ देख लिए थे और जो कि बिल्कुल ऐसे ही थे। अब इसे मिसअंडरस्टैंडिंग के अच्छा तो तुमने ही फिर पेंगफे से कह के मेरा एक्सीडेंट करवाया। वो इस बेचारी पे अपना गुस्सा निकालने लगती है, इवन कि उसका गला ही दबाने लगी थी कि तुम बस मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, असल में तुम मेरी जगह ही लेना चाहती थी। ये अब हैरान कि तुम बार बार ये सब क्या कहती हो, मैंने तुम्हारे कहने पे ही तो एक्टिंग की थी ना, असल जगह तो तुमने मेरी ली थी। मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पसंद किया था और मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे, पर तुम मुझे गेम में लगा के खुद मेरी जगह पे चली गई। मैंने फिर भी खामोशी से तुम्हें जाने दिया, कुछ भी नहीं कहा। बाकी रही पेंगफे की बात तो वो मैं पता चला कर रहूँगी कि उसने आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों किया था। ये अपने जहन से निकाल दो कि मैंने कभी भी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी। अब कहीं से पेंगफे का एड्रेस वगैरह निकाल के वो फिर उससे मिलने जाती है, पर वो डोर ओपन नहीं करता। बाहर से ही इसके पूछने पे बताने लगता है कि उस दिन मैंगुई का एक्सीडेंट मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। ये हैरान कि क्यों। अब उसके डोर ओपन करने तक वो तो फिर एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से भाग ही चुका था। ये उधर अपनी फ़ोटोज़ देख के हैरान कि इसका मतलब इसने मुझ पे कब से नज़र रखी हुई थी और मैं बिल्कुल बेखबर। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।